चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय के चड्ढा। संजय जी, हमारा लोकतंत्र और लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है वोटिंग, और वोटिंग के लिए सब लोग कहते हैं, यहाँ तक कि जो बड़ी बड़ी पार्टीज है सबका ये रहता है कि आप वोट करने जरूर आए। और वोटिंग से जुड़ी दूसरी चीज ये कि लोकतंत्र में वोट के जरिए सरकार चुनी जाती है। लोकतांत्रिक परंपरा हमारे यहाँ चल रही है, आजादी के बाद से हमने ये परंपरा चुनी है, वोटिंग के जरिए ही हमारे प्रतिनिधि चुनते हैं। बताएं कि ये लोकतंत्र के आधार पर जो वोटिंग हम आजादी के बाद से कर रहे हैं, क्या हमारी वोटिंग अब तक निष्पक्ष और अच्छी रही है? देखिए, ब्रॉडली अगर मुझसे पूछें आप, निश्चित तौर पे हम लोगों ने एक सुदृढ़ लोकतांत्रिक व्यवस्था दी है, पहली चीज। दूसरी चीज, लोकतांत्रिक व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पे आश्रित रही है, वो है वोटिंग करना। और हमने ये भी देखा है कि अगर हम पहले इलेक्शन से और अभी तक देखें, वोटिंग परसेंटेज में निरंतर बढ़ोतरी होती रही है, थोड़ी थोड़ी सही। तमाम चुनावों में लोगों में जागृति अवश्य आई है ज्यादा से ज्यादा अपने वोट का उपयोग करने में। और 25 जनवरी को हमने देखा किस प्रकार से नेशनल वोटर्स डे है, उसकी मैं बधाई भी देता हूं तमाम लोगों को। संजय जी, हमारे लोकतंत्र पर कुछ आरोप लगते हैं। पहला आरोप ये लगता है कि हमारे यहाँ पर अभी भी हम लोग कास्ट बेस्ड वोटिंग करते हैं, यानी एक जाति के जहाँ वोट ज्यादा है उसको वोट ज्यादा पड़ जाते हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ पर अभी भी प्रलोभन दिए जाते हैं, जैसे कि कुछ पार्टी किसी चीज का प्रलोभन दे रही है। दक्षिण भारत में देखिए, वहाँ कुछ चीजें ज्यादा होती हैं कि हर पार्टी कुछ नए प्रलोभन लेकर आती है वोटर्स के लिए कि हम आपको ये दे रहे हैं, हम आपको ये सुविधा दे रहे हैं, हम आपको ये दे रहे हैं। यहाँ तक कि टेलीविजन, बिजली, ये वो। एक तो पार्टियों द्वारा ये प्रलोभन, दूसरा ये कि जातिगत आधार पर वोटिंग, और तीसरा ये कि अभी भी हमारे यहाँ पर एक समझदार व्यक्ति शायद वोटिंग करने नहीं जा रहा, ये आरोप भी लगता है। इन तीनों बातों में कितनी सच्चाई है? हर व्यक्ति आज इसी सवाल को उठाता है, इन्हीं तीनों प्रश्नों को। सच्चाई क्या है ये तो सब जानते हैं, लेकिन जहां तक के कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, इसमें काफी सच्चाई है। लेकिन एक मैं बात आपसे बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था, और उस जजमेंट पे बड़ी परिपक्वता से और बड़ी मजबूती से कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, रिलीजन, इन तमाम चीजों के बेसिस पे अगर किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति, चाहे वो कैंडिडेट हो या उसका एजेंट हो या कोई वोटर भी हो, वो अगर किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को, किसी वोटर को लुभावने का प्रयास करता है, तो उसमें जो हमारा लॉ है उसको उसने स्वीकार नहीं किया, और उसके हिसाब से उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब ये तो है ब्रॉडली लॉ की व्यवस्था, तो ये है। लॉ कहता है कि कास्ट और रिलीजन और इनके बेसिस पे हम किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति को आकर्षित तो क्या, लुभान्वित नहीं कर सकते, उसको ये नहीं कह सकते कि इसके बेसिस पे वोट करिए। लेकिन अब एक बड़ी समस्या की मैं बात करता हूं। आज भी चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो क्षेत्र को, जो निर्वाचन क्षेत्र है, उसके वहां पे क्या रिलीजियस मैट्रिक्स है, क्या कास्ट का मैट्रिक्स है, कितनी पॉपुलेशन किसकी है, उसके बेसिस पे ही कैंडिडेट्स को टिकट देती है। तो हम स्वतः वो कांटा पहले बीजते हैं और फिर उसको हटाने का प्रयास करते हैं और उसके ऊपर रोते हैं कि भाई ये हो रहा है। अब ये तो हो गया एक बात। दूसरी बात, इसको कैसे रोका जाए, बहुत साधारण है। पहली बात तो कर्मठता दिखानी पड़ेगी सब पॉलिटिकल पार्टीज को, और सारे जो हमारी सरकारी सिस्टम है उसको ये चीज को परिपक्वता से हटाना होगा, नंबर 1। नंबर 2, रोकने का सिर्फ एक बड़ा माध्यम, रुका बिल्कुल नहीं है और बड़ी तेजी से हम लोग के सामने रादर बढ़ ही रहा है। और आप कह रहे थे ना कि पढ़े लिखे लोग, मुझे तो ऐसा लगता है कई बार कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा इस चीज को फॉलो करते हैं, जो एक अपने आप में विरोधाभास है लेकिन एग्जिस्ट करता है। इस चीज का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है जागृत करना, एजुकेट करना, और अपने लोगों को बताना कि भाई सही रास्ता ये नहीं, सही रास्ता ये है। इट विल टेक टाइम, ये समय लेगा, लेकिन इस पे हम कर्मठता से काम करेंगे तो जब ये व्यवस्था आ जाएगी तो लोकतंत्र का जो असली सुख है, असली मजा है, वो तभी मिलेगा। थोड़ा सा ये जो राजनीतिक पार्टियां प्रलोभन देती हैं, उसके बारे में देखिए, इसके बारे में तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी और जुडिशियल सिस्टम ने भी इसका बहुत भरपूर विरोध किया है। निर्वाचन आयोग भी बहुत निर्वाचन आयोग ने भी इसका विरोध किया, और लेकिन हम देख रहे हैं कि इनकी विरोध के बाद, सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद, अभी कुछ 4-5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि तमाम चीजों के लिए खर्चने के लिए पैसा है सरकार के पास, और अच्छी चीजों के लिए नहीं है, रादर जुडिशियल ऑफिसर्स की सैलरी के लिए नहीं है। इस विषय पे था, बहुत बड़ा ये डैमेज
है हमारे सुदृढ़ पॉलिटिकल सिस्टम पे, हमारे लोकतंत्र पे, हमारे वोटिंग की जो व्यवस्था है उसके ऊपर ये एक दाग है। इस दाग को हटाने की आवश्यकता है, तभी हम डेमोक्रेटिक सिस्टम के जो फ्रूट्स हैं वो प्रॉपर फ्रूट्स तभी आएंगे। अभी तो हम थोड़े कम फ्रूट्स खा पा रहे हैं। थोड़ी सी फंडिंग की बात करते हैं यहाँ पर। जी, राजनीतिक पार्टियां, कैंडिडेट्स, करोड़ों रुपए का खर्च उनका होता है, और सच बात ये कि वो करोड़ों रुपए कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, हमें खुद को नहीं पता। तो क्या हम अब एक मैच्योर डेमोक्रेसी की तरह ऐसा कोई रास्ता निकाल सकते हैं? एक तो ये कि देखिए इसमें नियम सारे हैं। नियम तो ये तक है कि आप एक पर्चा भी छपा रहे हैं तो उसका खर्चे का भी और आपको निर्वाचन आयोग को देना है। लेकिन पूरा राष्ट्र जानता है इस बात को कि अघोषित रूप से करोड़ों रुपए, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो भी जानता है, और असक्षम सा प्रतीत होता है कई बार, इस पे निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसका क्या सॉल्यूशन है कि ये क्या हम इसको लीगलाइज कर दें इलेक्टोरल फंडिंग को? तो क्या तरीका ऐसा निकाला जा सकता है? कमी पहले बता दूं फिर सॉल्यूशन पे आऊंगा। आज अगर एक सक्षम और बहुत ही योग्य व्यक्ति चुनाव के माध्यम से सरकार में, असेंबली में या पार्लियामेंट में जाना चाहता है तो उसको 10 बार सोचना पड़ेगा। गरीब व्यक्ति तो खैर इस बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इतना बड़ा अपार बड़ा खर्चा समक्ष दिखता है। हर तरह की त्रुटियां हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम में। अगर हम देखें, हर तरह से येन केन प्रकारेण जीतना है बस, और उसके लिए पैसा, शराब और न जाने किस तरह की चीजों पे व्यर्थ में पैसा खर्च करते हैं कैंडिडेट्स। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, तो योग्य जो व्यक्ति हैं वो तो सोचते भी नहीं हैं और अपने आप को बैकफुट पे ले जाते हैं और कहते हैं कि चलिए हम सेवा कर रहे हैं, उसके लिए ये माध्यम सबसे मजबूत है, लेकिन ये माध्यम हमारे लिए नहीं बना है। अब मैं एक सॉल्यूशन कई ज्ञानी व्यक्तियों ने दिया है, वो है इलेक्टोरल फंडिंग बाय स्टेट। चुनाव अगर आपको लड़ना है तो स्टेट आपको चुनाव लड़वाएगा चुनाव, कि भाई ये व्यक्ति, और कोई भी खर्चा नहीं करेगा। ये एक बहुत बहुत अहम कदम है, लेकिन इस कदम में ऐसे अंकुश भी होंगे कि बस वो जो बात सरकार लॉ बना दे उसी लॉ के तहत ही खर्चा हो। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन का जहां तक प्रश्न है, ये एक बहुत मजबूत मुझे लगता है कि विकल्प है, जिसपे कई अध्ययन हो भी रहे हैं, कई रिपोर्ट्स भी आई हैं, लॉ कमीशन के समक्ष भी इस विषय पे बात हुई है, लेकिन अभी भी हम एक निर्णय पे नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल विल की कोई कमी है। लेकिन वी ऑल हैव टू ऑलवेज थिंक ऑफ पॉजिटिव। शायद आने वाले समय में ये एक अच्छा विकल्प इस तरीके का बन सकता है। संजय जी, यहाँ पर परसेंटेज की थोड़ी सी बात करते हैं। अब जब नोटा आ गया है तो वोटिंग का परसेंटेज देखिए आप, 50%, 60%, 65%, बहुत अच्छी वोटिंग होती है, कहीं तो मानते 70% वोटिंग हो गई। लेकिन उसके बाद भी यूं देखा जाए, आंकड़ा उठाया जाए तो ऐसी पार्टी जिसको 40%, 42% वोट मिले हैं उसकी सरकार बन जाती है। 42% तो 50% से भी कम है जी। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि हमारी एक तो वोटिंग का परसेंटेज भी बढ़े, किन्हीं भी कारणों से बढ़ सके, जिसमें नोटा भी हम शामिल कर लेते हैं। हो सकता है 20% लोग जाकर ये बटन दबा दे कि हम तो किसी को नहीं चुनना चाहते हैं, लेकिन 80% तो डालेंगे, तो परसेंटेज बढ़ सके, वोटिंग अनिवार्य हो सके, ऐसा कोई लॉ लाया जा सके। और दूसरी बात ये कि क्या ये जो 40-42%, कई दफे 1000 या 500 या 200 वोट्स के मार्जिन से एक कैंडिडेट जीतता है, एक हारता है, तो ये भी इस प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं? देखिए, जो भारत है इसका लैंडस्केप पे अगर हम नजर डालें, कितना वृहत हमारा देश है, बहुत जटिल है हमारा लैंडस्केप, बहुत बड़ा राष्ट्र है हमारा। तो एक प्रणाली का हो जाना ये अपने आप में डिफिकल्ट है। अगर आज तमिलनाडु में बारिश हो रही है तो हम देखते हैं कि लेह लद्दाख में कुछ और सीजन है, तो ये व्यवस्था एक साथ चलना थोड़ा सा जटिल अवश्य है। अब मैं आ जाता हूं जो आपका प्रश्न कि क्या वोटिंग को मैंडेटरी करें, तो ये जवाब उसी में आ जाता है। मैंडेटरी नहीं कर सकते हैं क्योंकि कई लोगों की कई असक्षमताएं हैं, लेकिन इसको ईज कर सकते हैं। हर वोटर के घर तक भी मशीन पहुंच सकती है। अमेरिका में जैसे सिस्टम है, थोड़ा दिन का प्रोसेस चलता है। अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है, जैसे अभी इस दिल्ली चुनाव में हम लोगों को जानकारी भी मिलेगी, 85 ईयर्स से ऊपर के जो लोग हैं उनके पास इवन जो मताधिकारी है वो घर पे भी आपके पहुंच के वोट डलवाने की बात करें। तो इस तरीके से कई छोटे छोटे कदम जो कि मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को उठाने चाहिए। और आज हम लोगों के सामने पूरे विश्व के कई अच्छी चीजें हैं जिनको हम ले सकते हैं, उनको समावेशित अपने सिस्टम में करके और फिर एक सॉल्यूशन निकल सकता है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट।
संजय जी, एक प्रश्न ईवीएम को लेकर बहुत जरूरी है। ईवीएम एक ऐसी चीज है कि जिसको लेकर हम लोग सच में गर्व कर सकते हैं कि हमारे लोकतंत्र में हमने एक तकनीक का इस्तेमाल किया है और वो जो पन्ने गिनने के बजाय अब एक मशीन है जो न्यूट्रल है, जो इसमें वोट आप काउंट कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो सकता है, जिसको हैक भी नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग कटिबद्ध है कि ईवीएम सुरक्षित हो और उनका निर्णय जो है वो बिल्कुल सही हो। यहाँ तक कि वो डेमोन्स्ट्रेशन भी जगह जगह देते हैं कि देखिए ये एक बहुत प्रामाणिक मशीन है। इन सब के बावजूद जब भी कोई पार्टी चुनाव हारती है तो सबसे पहले ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है, जीतने पर नहीं कहते। कुछ पार्टीज ये कहती हैं कि वापस पुराने दिनों में जाइए और आप बैलेट पेपर लाइए। तो थोड़ा सा ईवीएम और बैलेट पेपर, इसके बारे में भी आप जरूर देखिए, ईवीएम पे हम लोग पहुंचे तो वो व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए था, शीघ्रता के लिए था और तमाम उसके कई अपने लाभ हैं। लेकिन अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगा रहा है तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल एक सबसे अहम बात है कि अगर मैं किसी चीज पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं तो मुझे उस चीज को सब्सटैंशिएट भी करना होगा। तो सब्सटैंशिएशन के लिए, जैसे कि आपने क्वेश्चन में बताया कि डेमोन्स्ट्रेट करते हैं इलेक्शन कमीशन, भिन्न भिन्न प्रकार से दिखाते हैं कि बताइए भाई अगर है तो आप बता दीजिए, चैलेंज करिए उनको। चैलेंज कोई नहीं करता, चैलेंज नहीं करते और आरोप लगता है। अगर ऐसा कोई चैलेंज है तो वो इलेक्शन कमीशन के समक्ष आना चाहिए। ये जो बात है, ये आरोप सत्य है तो हमारा जो ढांचा है वही हिल जाएगा। इसलिए मुझे लगता नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारा इलेक्शन कमीशन और तमाम सतर्कताओं को रखा जाता है। पूरा देश के जो हाई ऑफिशियल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है ना। इलेक्शन कमीशन तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि एक मजबूत व्यवस्था है और वो चल रही है। अगर उसमें कोई त्रुटि है तो आप दिखाइए और उसको फिर रेक्टिफाई किया जाएगा। संजय जी, अब आते हैं एक प्रस्ताव पर, और वो प्रस्ताव ये कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये भी सरकार का प्रस्ताव है और इसके पीछे खूब सारे तर्क दिए जा रहे हैं। उनमें से एक तर्क तो ये कि दरअसल इलेक्शन अपने आप में खर्चीला अनुभव भी है और उसमें बहुत सारी ऊर्जा सरकार की भी लगती है, दूसरी लोगों की भी लगती है। तो अगर एक ही साथ पूरे राष्ट्र में इलेक्शन हो तो इससे हमारी व्यवस्था भी अच्छी होगी और एक तरह से यूं मान के चलिए कि मताधिकार जो है, जिसने भी मत दिया उसका ट्रेंड भी हमको शायद आसानी से और ऑथेंटिकली पता चल सके। बताएं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन, ये प्रस्ताव आपकी नजर में कैसा है? देखिए, एकेडमिकली इस बात को देखना हो, एनालिसिस करना हो तो इससे अच्छी तो व्यवस्था ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब हमारा देश आजाद हुआ था, आई थिंक एक आध दशक तक तो हम लोग इसी व्यवस्था को फॉलो करते थे और असेंबली के और पार्लियामेंट के चुनाव इकट्ठे हुआ करते थे। देखिए, सबसे बड़ी बात, एक्सपेंसेस तो है ही, बहुत बड़ा एक खर्चा है सरकार के लिए भी और पूरे राष्ट्र के लिए भी। इसके अलावा एक बहुत अहम बात है, जो है हमारे जो सरकारें हैं वो हमेशा इलेक्शन मोड पे ही रहती हैं। आपने अभी ये चुनाव खत्म किया, अगले चुनाव की तैयारी में चल गए, तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो वर्क की बजाय इलेक्शन में रहता है। कोई भी कुछ भी हो, डिस्टरबेंस तो होती है। हर पार्टी चाहती है कि वो जितने ज्यादा मजबूत हो उतना अच्छा होगा। पहला लाभ, एक्सपेंसेस, बहुत बड़ा लाभ होगा। ये करोड़ों रुपए जो इलेक्शन पे खर्च होते हैं, कम से कम वो पूरे 5 साल बचा के जनकारी परियोजनाएं हैं उन पे खर्च किया जाएगा। दूसरा है, इस व्यवस्था को लागू करने से क्योंकि सारा राष्ट्र समर्पित होकर इलेक्शन के प्रोसेस में लगेगा, तो वो निश्चित तौर पे, जो आपने बताया, एक बहुत वोटर टर्नआउट बढ़ेगी, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट रहेगी। जब पता होगा कि 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं भाई, जनमानस के लिए काम करना है, देश के उत्थान के लिए काम करना है, प्रदेश के उत्थान के लिए काम करना है। अगला चुनाव अभी दूर है। एडमिनिस्ट्रेशन की सिंप्लिसिटी आएगी। देखिए ना, शुरुआत में जैसे मैंने बताया कि व्यय कम होगा। जैसे दिल्ली में लोकसभा के चुनाव की तैयारी हो रही है, साथ ही साथ असेंबली की भी तैयारी हो रही है, तो एक सारी चीज समावेशित तरीके से हो जाएगी। इन इलेक्शंस में फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होगी, क्योंकि जैसे कोई राज्य है, तमिलनाडु है, वहां पे राज्य स्तर पे दूसरी पार्टी है, केंद्र स्तर पे दूसरी पार्टी है, तो दोनों पार्टीज उस चुनाव में इतना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगी। हॉर्स ट्रेडिंग और उस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं रहेंगी। राष्ट्रहित सर्वोपरि हो जाएगा उस वक्त। लेकिन तो फिर अगर इतना पॉजिटिव है तो इसको क्यों नहीं किया जा सकता? लैंडस्केप बड़ा होने की वजह से ये बहुत कठिनाई वाला काम भी है। नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेडिमेंट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की जो दिक्कत है कि कैसे अगर किसी राज्य में अगर एक सरकार गिर गई तो आप ऐसी परिस्थिति में क्या 5 साल तक राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, 4 साल तक राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, या वहां दोबारा चुनाव कराएंगे? क्या व्यवस्था होगी? तो ये सॉल्यूशन जो है वो देखना पड़ेगा। और फिर एक और चीज है,
हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके जो स्टैंड है इस पर्टिकुलर वन नेशन वन इलेक्शन पे वो भिन्न भिन्न है। उनको भी एक प्लेटफॉर्म पे लेके चलना पड़ेगा। लॉजिस्टिक्स की एक बड़ी दिक्कत आएगी। हमारा लैंडस्केप बहुत बड़ा, हम लोग बहुत बड़ा राष्ट्र है, कैसे इसको किया जाएगा इसकी भी दिक्कत है। मुझे लगता है अभी हमारी सरकार ने बहुत अच्छा कदम लेके पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जिन्होंने अपनी ओपिनियन दी है और केंद्र सरकार ने कर्मठता भी दिखाई है कि इसको हम करेंगे। हमारी जो जुडिशरी है उन्होंने भी यस यस कहा है, अर्थात ये एक पॉजिटिव कदम है। जैसा बताया कि राष्ट्र का हित सर्वोपरि है तो फिर हम सबका हित भी इसी में होगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। संजय जी, जाते जाते वोटर्स से आप क्या कहेंगे? देखिए, वोटर्स को सिर्फ और सिर्फ ये बात कि अब परिपक्व हो जाइए, अंतरात्मा की आवाज से वोट दीजिए। जो आपके यहाँ का सुदृढ़ कैंडिडेट है, जो आपके लिए कर्मठता से काम करता है, उसके लिए वोट करिए। आपके हित में हो, आपके प्रदेश के हित में हो, आपके राष्ट्र के हित में हो, उसके लिए काम करिए। जनमानस के लिए काम कर रहे हैं लोग, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए वोट करिए। वोट भी अवश्य करिए, ये भी बहुत आवश्यक है। संजय के चड्ढा जी, आपका हृदय से आभार। आप थे सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय के चड्ढा। साथियों, पूरे विश्व में भारत और भारतीय लोकतंत्र विशाल और अनूठा है और हमारा राष्ट्र और राष्ट्र के निर्माण के प्रति कर्तव्य बोध इसे और विशिष्ट बना देता है। भारत की प्रगति में हम सबके एक एक वोट की ताकत और ऊर्जा लगी है। राष्ट्र को हम सब मिलकर ही तो बनाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मन की बात के प्रसारण वाले रविवार को छोड़कर बचे हुए सभी रविवारों को हम लेकर आते हैं आपके लिए पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जिसमें हम करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में प्रकट किए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं का विस्तार। मन से मन की बात के साथ जुड़कर आगे बढ़ते हैं तो देश आगे बढ़ता है। यही सिलसिला जारी रखेंगे। फिलहाल महेंद्र सिंह लालस को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र सिंह लालस। पोस्ट बॉक्स नंबर